Welcome to lecture 10 of topological dynamics. And today the topic is basically we are going to study that expansiveness of a homeomorphism on a compact metric space is independent of choice of metric, but on a non-compact metric space it depends on the choice of metric on capital X. कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और let's say we have two metrics which are equivalent metrics, और let's say H एक होम्योमॉर्फिज्म है and you are saying that H मतलब कैपिटल X कॉमा D1 स्पेस पे H is expansive, then it will imply कि कैपिटल X D2 पे भी H will be expansive. यानी कि अगर H is expansive on capital X with respect to D1, ठीक है, then H is expansive on capital X with respect to D2 as well. ठीक है, अगर हम कहाँ पे हैं, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे है, तो अगर H एक्सपेंसिव है विद रिस्पेक्ट टू वन मीट्रिक स्पेस तो H एक्सपेंसिव होगा विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मीट्रिक स्पेस ऑल्सो. ठीक है, जहाँ पे आप D1 और D2 दो मीट्रिक्स इक्विवेलेंट मीट्रिक्स आपने ली है. ठीक है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स उठाई हो और एक मैट्रिक स्पेस पे अगर H एक्सपेंसिव हो रहा हो तो दूसरे मैट्रिक स्पेस पे भी H एक्सपेंसिव ही हो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता नॉन कॉम्पैक्ट में. तो उसके लिए आई विल बी गिविंग अ काउंटर एग्जांपल. सो सबसे पहले हम यहाँ पे रीजनिंग देखते हैं कि ऐसा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस में क्यों हो रहा है. ठीक है, so reason is actually quite simple and you can think of it, but इससे पहले कि हम reason पे jump करें, मुझे आपको बताना होगा if you don't know कि when do we say two matrix to be equivalent. D1 and D2 को हम equivalent matrix कब कहते हैं? When two matrix are said to be equivalent. तो अगर आपको intuitionally जानना है, ठीक है, so when they generate the same topology. ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है तो they will generate the same topology. यानी कि the topology generated by D1 will be equal to the topology generated by D2. अगर टोपोलॉजी दोनों की सेम हो रही है, ठीक है, so both, इसका मतलब ये हुआ कि both have same open sets. अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई सेट ओपन है, ठीक है, मीट्रिक स्पेस ले लो, अगर एक मीट्रिक स्पेस में कोई सेट ओपन है तो वो दूसरे में भी ओपन रहेगा. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. सो बोथ हैव सेम ओपन सेट्स. लेकिन जब हमें कॉन्सेप्चुअली, जब हमें एक प्रॉपर प्रूफ दिखाना होता है ना, तो प्रूफ के लिए वी यूज दीज टू क्राइटेरिया. पहला कि फॉर ईच x in capital X, comma epsilon greater than 0, there exists delta strictly greater than 0 such that BD1, or we can say yes, BD2 x comma delta is contained in BD1 x comma epsilon. ठीक है, एंड सेकेंड, अगर हम ये दो कंडीशन दिखा दें, सो बेसिकली दिस इम्प्लाइज दैट D1 एंड D2 आर इक्विवेलेंट. यानी कि अगर मैं एक की कोई ओपन बॉल लूँ तो उसमें मुझे D2 की एक ओपन बॉल मिले. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे D2 की कोई ओपन बॉल लूँ सेंटर्ड एट x एंड रेडियस एप्सिलॉन, तो मुझे D1 की एक ओपन बॉल मिले सेंटर्ड एट x रेडियस डेल्टा विच इज कंटेन इन दिस D2 वाली बॉल. ठीक है, सो if I am able to show that these two holds this plus this, so this implies कि D1, so I'm using this D1 and D2 are equivalent. ठीक है, now okay, अब हम finally proof reasoning पे बात करते हैं. ठीक है, so what's actually the reason behind this? So now if H is expansive with respect to D1, अगर let's say H expansive है with respect to D1, तो अभी हमने पढ़ा था कि कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे एक्सपेंसिव इफ एंड ओनली इफ कैपिटल X, H हैज अ
generator? Yes or no? Capital X, H has a generator, पर ये जो जनरेटर होगा ध्यान देना वो विद रिस्पेक्ट टू D1 होगा, यानी कि D1 के रिस्पेक्ट में जो ओपन सेट्स होते हैं वो होंगे. जनरेटर क्या है? बेसिकली एक फाइनाइट ओपन कवर ही तो है जो कि एक और कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि हर एक बाई सीक्वेंस के लिए जो इंटरसेक्शन एच की पावर माइनस आई UI क्लोजर है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट कंटेन करता है. ठीक है, सो वेयर कैपिटल X, H हैज अ जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू D1, राइट. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट होती है तो दोनों की सेम ही टोपोलॉजी होती है, यानी कि जो एक के अंदर ओपन सेट होता है वो दूसरे के अंदर भी होता है ओपन सेट. यस और नो? तो जो आपने कैपिटल X, जनरेटर लिया था विद रिस्पेक्ट टू D1, वो एक जनरेटर विद रिस्पेक्ट टू D2 भी तो हो जाएगा. सिंस D2 is equivalent to D1 implies capital X, H has a generator with respect to D2. Yes or no? Or you can say, yes, we can say. So this implies that H, जब भी एक generator होगा on a compact metric space, implies H is expansive with respect to that metric. So H is expansive with respect to D2, और जो कि हमें proof करना था. If H is expansive with respect to one metric, then H is expansive with respect to the other metric as well, if D1 and D2 are equivalent on a compact metric space. ठीक है, लेकिन the above result doesn't hold true for non-compact metric space. So उसके लिए let me give you a counter example. So let us take a counter example. So here I am considering R with respect to D1 and R with respect to D2, where D1 is the usual metric, D1 of X, Y is equal to this mod of X minus Y, and D2 is this metric, D2 of X, Y is mod e to the power of X minus e to the power of Y. Now consider a homeomorphism H, which is from R to R, where H of X is equal to X plus ln2. तो ये basically एक translation map है, as you can see. It is of the form X plus A. और translation maps isometry होते हैं. So since H is an isometry, और मैंने आपको बताया था कि R विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मीट्रिक पे अगर कोई भी आइसोमेट्रिक मैप आपने कंसिडर किया है, इट इज नेवर एक्सपेंसिव. ठीक है, सो सिंस H इज एन आइसोमेट्री, सो R with respect to H is not expansive. H is not expansive on this R with this R, D1, यानी कि यूजुअल मीट्रिक. लेकिन मैं दिखाऊंगी कि H एक्सपेंसिव है विद रिस्पेक्ट टू D2, बट H is expansive with respect to D2. और ऑब्वियसली ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है, तो मुझे ऐसी मैट्रिक्स लेनी थी ना जो कि आपस में इक्विवेलेंट हो. तो आप चेक करना, D1 एंड D2 आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. ठीक है, और इसका हिंट है मीन वैल्यू थ्योरम, समवेयर यू विल यूज इट. ठीक है, सो now but H is expansive with respect to D2 with, ठीक है, with expansive constant डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा क्लेम रहेगा
कि अगर मैं कोई भी डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेती हूँ ना, तो वो एक इसका D2 मतलब H का एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू D2, ठीक है। सो लेट डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मुझे शो करना है कि ये एक एक्सपेंसिव कांस्टेंट है, ठीक है। सो हम लेट करते हैं कि कोई 2 पॉइंट्स हम चूज करते हैं, x, y, कैपिटल X। ऑल राइट, तो मुझे क्या दिखाना होगा कि एक स्टेज n इन इंटीजर मिल जाए सच दैट से x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंसिडर, तो मुझे एक स्टेज दिखानी होगी जिससे आई एम एबल टू सेपरेट। सो कंसिडर द डिस्टेंस hn(x), hn(y). यहाँ पे D2 हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके D2। नाउ ध्यान दो कि hx क्या था, hx was x plus ln2। तो आप देख सकते हो what will be hn(x), it will be x plus n times ln2। अब n times ln2 is same as writing ln2 raised to the power of n, and here we have y plus ln2 raised to the power of n. And how are we writing D2? It is mod e to the power of the first minus the e to the power of second value, which is equal to, so this is e to the power of x into e to the power of ln2 raised to the power of n, or e to the power of ln get cancelled out, so it is nothing but सिर्फ 2 raised to the power of n। एंड यहाँ पे ये और ये आई कैन टेक कॉमन, इट विल बी 2 raised to the power of n, और 2 raised to the power of n पॉजिटिव ही होता है तो वो मॉड के बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव दिस थिंग। सो मुझे दिखाना है कि किसी तरीके से मैं कोई ऐसा n चूज कर लूँ कि ये वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा हो जाए। अब मुझे पता है कि 2 raised to the power of n को मैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा ले सकती हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा n चूज कर सकती हूँ सो दैट 2 raised to the power of n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा हो जाए, ठीक है। वो कैसे, तो उसके लिए n क्या होगा, आई नीड टू सॉल्व फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं n ln on both side, so that gives me n ln2 strictly greater than ln delta over ln2, ठीक है। तो I can choose n strictly greater than ln delta over ln2, कैसे, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है कि हर एक रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर आपको मिलता है, ठीक है। सो यू कैन चूज एक n इन नेचुरल नंबर सच दैट दिस वैल्यू बिकम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा। अब आप सोचोगे हमने तो कुछ ऐसा चूज किया था कि 2 raised to the power of n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा हो जाए, है ना। व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर? तो जो अदर फैक्टर है वो e to the power of x माइनस e to the power of y है। ध्यान दो, दिस 2 raised to the power of n, अब क्योंकि ये मॉड है तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, यस और नो। तो ये वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी 2 raised to the power of n से, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा है। सो दैट मीन्स दिस वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डेल्टा, यस और नो। एंड मोर ओवर ये हमेशा जीरो तो नहीं होगी ना, कभी हमेशा नॉन जीरो वैल्यू रहेगी क्योंकि x और y हमने डिफरेंट लिए थे, डिस्टिंक्ट लिए थे, राइट। and it will be always strictly greater than 0, that means positive because of this mod. So since we are able to choose such n such that this value is strictly greater than delta, so इसका मतलब हमने दिखा दिया कि h is expansive with respect to d2, ठीक है, where hx was x plus ln2 and d2 was mod e to the power of x minus e to the power of y, but h is not expansive with respect to d1, ठीक है। तो ऐसा नॉन कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसिस पे होता है, ठीक है, कि यू कैन बेसिकली से कि नॉन कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे आपकी मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट जनरलाइज कि अगर मीट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट है और एक मीट्रिक के रिस्पेक्ट में एच एक्सपेंसिव हो रहा है तो दूसरी के रिस्पेक्ट में भी एच एक्सपेंसिव हो जाएगा, नहीं, यू कैन से दिस थिंग ओनली फॉर कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं टू सम डेफिनेशंस फाइनली। Okay, so first of all we have definitions. So we have a definition of basis. So let this thing we know, let capital X be a metric space, जो कि हमारे पास हमें पता ही है, और H x पे जाने वाला एक होमियोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, देन अ सबसेट
ठीक है, तो बेसिस क्या है, एक सबसेट होता है x alpha, alpha belong to indexing set, so it is basically a subset of capital X consisting of points of capital X, ठीक है, is called a basis. So ध्यान देना, the way we write for capital X with respect to H, just like we used to write for generator or for this dynamical system, you can say. So this x alpha, this subset of capital X is called a basis for capital X with respect to H. अगर आप इसके ऑर्बिट्स का यूनियन करो, ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ एक्स अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू द इंडेक्सिंग सेट ए, ये पूरा का पूरा कैपिटल एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन कि व्हेनेवर आई टेक अल्फा different from beta in the indexing set A, then the orbit of x alpha is not equal to the orbit of x beta. So what is basically a basis? एक basis क्या है? Basis basically एक subset है. Okay, so basis is nothing but a सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट जब मैं इनके मेंबर्स के ऑर्बिट्स का यूनियन लूं तो वो कैपिटल एक्स के बराबर आ जाए, और अगर मैंने कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठाए, ठीक है, एक्स अल्फा और एक्स बीटा, लेट्स से मैंने पिक किया अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो उनके ऑर्बिट्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, ठीक है, वो दे विल बी डिस्टिंक्ट, तो इसे हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है. अब नाउ लेट मी फर्स्ट टेल यू व्हाट इज ऑर्बिट. तो ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट ऑफ अ पॉइंट कैप ऑफ दिस एक्स, ठीक है, इट इज बेसिकली सेट ऑफ ऑल एच एन एक्स, ठीक है, सच दैट एन बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं ऑफ दिस एक्स इन कैपिटल एक्स. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x को h ने जहां जहां मूव कराया है वो सारे पॉइंट्स उसकी ऑर्बिट के अंदर आएंगे. सो लेट्स से x hx किसी पॉइंट पे गया, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उस पर दोबारा अप्लाई किया h, तो वो किसी पॉइंट h स्क्वायर पे गया, ठीक है, और फिर उसके बाद लेट्स से वो किसी और पॉइंट पे गया, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो उसकी ऑर्बिट में आते जाएंगे, चाहे आप आगे देखो या चाहे उसके पीछे भी देख सकते हो, h की पावर -1x ये पॉइंट भी, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो x की ऑर्बिट के अंदर, यानी कि the points where x is moved to by h, they all these, the collection of all such points will be the orbit of x, ठीक है. now मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ठीक है, बेसिस का. सो हम यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कि x विल बी रिलेटेड टू y, दो पॉइंट्स कैपिटल x के अंदर रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर किसी n बिलोंग टू इंटीजर के लिए देयर एग्जिस्ट सम n बिलोंग टू इंटीजर सच दैट यू कैन राइट h एंड x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो वो दोनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड होंगे. तो मैं दिखाऊंगी कि ये बेसिस है कैसे. देखो, सबसे पहले मेरा क्लेम है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन से आप समझते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है. देखो रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ, रिफ्लेक्सिव के लिए आई नीड टू प्रूव दैट x इज रिलेटेड टू x. सो यस, आई कैन से x इज रिलेटेड टू x इन कैपिटल X. क्यों? सिंस देयर एग्जिस्ट 0 इन इंटीजर सच दैट व्हाट इज h की पावर 0x. तो मैंने आपको बताया होगा जब भी हम h की पावर 0 लिखते हैं वो आइडेंटिटी मैप ही होता है, ठीक है. सो आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन x इज x, राइट. सो बिकॉज मेरे पास एक ऐसा n इन इंटीजर मिल रहा है सच दैट h एंड x के बराबर हो जाए, तो इसलिए x इज रिलेटेड टू x. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक का मतलब लेट करो कि x इज रिलेटेड टू y इन कैपिटल X. इसका मतलब है कि एक ऐसा n आपको इंटीजर में मिल रहा है सच दैट यू आर एबल टू राइट h एंड x इज इक्वल टू y. अब सिमेट्रिक का मतलब अगर x y से रिलेटेड है तो मुझे दिखाना है कि y x से रिलेटेड है, ठीक है. नाउ सिंस देयर एग्जिस्ट -n बिलोंग टू इंटीजर सच दैट आई एम एबल टू राइट h की पावर, देखो h की पावर nxy है और h बाइजेक्टिव है होम्योमॉर्फिज्म होने की वजह से, तो h की पावर -ny(x) के बराबर हो गया, राइट. सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x. और लास्ट हमें दिखाना है सिमेट्रिक हो गया ट्रांजिटिव, यानी कि अगर x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है इन द स्पेस कैपिटल X, देन मुझे दिखाना होगा कि x और z आपस में रिलेटेड है. तो जो हमें गिवन है इससे हमें मिलेगा एक इंटीजर n और m बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है, सच दैट h n x y के बराबर है और h m y z के बराबर है, ठीक है.
तो अगर मैं यहाँ पे एच एन प्लस एम कंसिडर करती हूँ ऑफ एक्स, तो दैट मीन्स इट इज आई कैन से hm composed hnx, ठीक है. Now what is hnx? It is y, ठीक है. And what is hmy? It is z. So I am getting, so there exists n plus m belong to integer such that hn plus mx is equal to z, यानी कि x is related to z, ठीक है. So क्योंकि अब ये जो रिलेशन है हमने प्रूव किया कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द स्पेस कैपिटल x. तो यू नो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन स्पेस को पार्टीशन करता है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास. यस और नो? तो अगर मैं एक बी सेट मानूं जो कि सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस है, ठीक है, वेयर x इज इन कैपिटल X, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास, जहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास इज सेट ऑफ ऑल y इन कैपिटल X सच दैट y इज रिलेटेड टू x. मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल y इन कैपिटल X सच दैट y रिलेटेड टू x का मतलब है, या x रिलेटेड टू y लिख लो, सच दैट h की पावर nx इज इक्वल टू y, ठीक है. सो इट इज सेट ऑफ ऑल h की पावर nx सच दैट x इज इन कैपिटल X. तो क्या ये ऑर्बिट ऑफ x ही नहीं हो गया? तो द वे वी हैव डिफाइंड दिस इक्विवेलेंस रिलेशन, वो बेसिकली कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कोइंसाइड कर रही है ऑर्बिट के साथ, ठीक है. सो दिस इज इक्विवेलेंस क्लास एंड आल्सो द ऑर्बिट ऑफ एक्स, ठीक है. सो दिस इज ऑर्बिट ऑफ वाई. तो अगर मैं बी को सेट ऑफ ऑल सच क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स, इनफैक्ट डिस्टिंक्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स कंसिडर करती हूँ, ठीक है, देन मेरा क्लेम है कि दिस बी विल एक्ट एज अ बेसिस. Then B is basis for capital X with respect to H. ठीक है. तो बेसिस के लिए मुझे क्या दिखाना था? पहले तो मुझे एक सबसेट चाहिए होता है. तो यस, क्लियरली जो हमने लिया है वो एक सबसेट है कैपिटल एक्स का, ठीक है. और वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे कि जब मैं यूनियन ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ ऑल मेंबर्स कंसिडर करूं, ठीक है, वेयर दिस एक्स इज इन कैपिटल, और यू कैन से दिस बिलोंग टू बी. तो ऑब्वियस सी बात है ये कैपिटल एक्स के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि अभी जो हमने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन किया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन से आया है, ठीक है. और इक्विवेलेंस रिलेशन का तो आपको मालूम ही है, जब आप यूनियन करते हो सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का तो आपको कैपिटल एक्स मिलता है. और अगर आप एक्स और वाई कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठाते हैं, ठीक है, यानी कि लेट्स से बी में से उठाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी ऑर्बिट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा. दैट इज OX इज नॉट इक्वल टू OY. सो बस यही दो कंडीशन से सेटिस्फाई करवानी थी. सो देयरफॉर वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन एग्जांपल, ठीक है, जिसमें we have got B as a basis which is consisting of the class representatives, ठीक है. Now we have one more definition, ठीक है, and then we'll end this lecture. So ये definition एक important definition है, and this is the definition of when do we say that H delta, so this is the way we write H delta separates orbits. All right. So देखो कहानी तो वही है अभी तक कि we have a metric space capital X, D and a homeomorphism H from X to X, ठीक है. Then for any given delta strictly greater than 0, H delta separates orbits if given any basis x alpha, where alpha belong to the indexing set A, of capital X with respect to H, whenever you take x alpha not equal to x beta 2 points of this basis, there must exist integers, say small m and capital M belonging to Z, such that your capital M जो बड़ा है और small m जो कि छोटा है, उनका your distance must be greater than equal to 2,
satisfying D HI X alpha HI X beta is greater than delta for all I strictly lying between M and capital M. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास ऐसा डेल्टा हो, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. क्या कंडीशन है कि अगर मैं कोई भी बेसिस लूं, ध्यान देना, कोई भी, फॉर एनी बेसिस एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंग टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एच, जब भी मैं उस बेसिस के दो डिस्टिंक्ट मेंबर्स उठाऊं, एक्स अल्फा एक्स बीटा, तो आपको ध्यान रहे कि ये बेसिस है, इसका मतलब इसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट मेंबर्स का ऑर्बिट्स बिल्कुल अलग अलग होगा. ठीक है, ऑर्बिट ऑफ एक्स अल्फा नॉट इक्वल टू ऑर्बिट ऑफ एक्स बीटा, राइट. तो ये कह रहा है कि ना केवल इनकी ऑर्बिट्स तो है ही डिस्टिंक्ट, बल्कि ये दो पॉइंट्स को भी मैं सेपरेट आउट कर पाऊं. ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव समझ सकते हो, ठीक है, उन ऑर्बिट्स का. तो ये कह रहा है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट इंटीजर्स से स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बिलोंग टू इंटीजर सच दैट कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2, satisfying distance hi x alpha hi x beta strictly greater than delta for all I strictly lying between this small m and capital M. ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज की है, ठीक है, तो इसलिए जाहिर सी बात है मुझे इसका डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही लेना पड़ता. ठीक है, अगर मैं 1 ले लूं तो 1 में क्या होगा, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, m और कैपिटल M, है ना, कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे. तो इन दोनों के बीच में अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो स्ट्रिक्टली कोई बीच में लाई करने वाला मिलेगा ही नहीं, राइट. तो इसलिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही लेना पड़ेगा. ऑल राइट, सो या सो ओके, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, क्या कंडीशन, कि कोई भी बेसिस के लिए उसमें मैं कोई भी दो मेंबर्स उठाऊं एक्स अल्फा एक्स बीटा, मुझे इंटीजर मिले स्मॉल m कैपिटल M सच दैट d hi x alpha hi x beta strictly greater than delta, that means I am able to separate for all stages strictly lying between the small m and capital M. ठीक है, then I say this, that h delta separates orbits. ठीक है, तो हम कहेंगे कि this h delta separates orbits. Okay, now in the next lecture we will study some characterization, ठीक है, for expansiveness on general matrix space. compact matrix space के लिए तो हमने पढ़ लिया in the last lecture. अब हम एक general matrix space के लिए expansiveness की क्या characterization होती है वो next lecture पढ़ेंगे, and we will be using these definitions, so you must remember these. ठीक है, hope you liked it, you liked my lecture.